अखिल भारतीय जनसंघ के सम्मानित साथियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ता बंधुओं, हम लोगों के लिए आज बहुत बड़े प्रेरणा का दिन है जब हमारे संस्थापक और प्रेरणा स्रोत महान बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनके पार्थिव शरीर के तिरोधान होने की सूचना 23 जून 1953 को प्राप्त हुई थी। 22 जून को बैरिस्टर यूएस त्रिवेदी जी ने 4 बजे शाम तक श्रीनगर हाई कोर्ट में बहस किया था। हैबियस कार्पस को लेकर डॉक्टर मुखर्जी को छुड़ाने के लिए जो हैबियस कार्पस जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, और 23 जून की सुबह में सूचना मिली कि डॉक्टर मुखर्जी नहीं हैं। यह बहुत बड़ी विपत्ति थी, न केवल जनसंघ पर बल्कि राष्ट्र पर, राष्ट्रवादियों पर। सत्ता में बैठे लोगों ने अपना खेल किया और भारत माता की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान कर दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया। उसके पहले उन्होंने त्याग किया था। त्याग की लंबी फहरिस्त, लंबी सूची है डॉक्टर मुखर्जी के जीवन में। सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और उसके वाइस चांसलर थे। बहुत कम आयु में, 33 वर्षों की अल्पायु में कुलपति थे। उसको उप कुलपति उस समय कहा जाता था, कुलपति, वाइस चांसलर। वहाँ से 1938 में देश की स्थितियाँ ऐसी गड़बड़ होने लगीं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, कोई इच्छा नहीं थी, पद प्रतिष्ठा उनको जन्म से ही सुलभ थे, और उस पद प्रतिष्ठा का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने जितनी ऊंची प्रतिष्ठा थी, जितने ऊंचे पद थे, जितना ऊंचा उनका जीवन था, जितनी सुख सुविधाओं से भरा हुआ उनका जीवन था, उन समस्त पर उन्होंने दांव लगाया और उन सबको राष्ट्र माता, भारत माता की सेवा में देश की बलिवेदी पर चढ़ाने का संकल्प किया। ऊंचाई का यह मतलब है। आज की तारीख में राजनीति में जाने वाले लोग यह सोचते हैं, उनके मन में यह भावना है कि हम राजनीति से कुछ कमा लें, नाम कमाने, धन कमाने, कई पीढ़ियों तक धन इकट्ठा करने और कई अपने लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए राजनीति को बहुत सुंदर व्यापार बना लिया गया है। आज की तारीख में राजनीति में वो लोग जा रहे हैं जो कहीं फिट नहीं हैं। हर जगह से जिनका पत्ता साफ है, कहीं रहने के लायक जो नहीं हैं, किसी प्रकार से योग्य नहीं है, अपनी योग्यता जिन्होंने सिद्ध नहीं किया, वे राजनीति में जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी हर प्रकार से योग्य थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े प्रशासक थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े वक्ता थे, और इन सब के बावजूद उनको निजी स्तर पर कुछ कमी नहीं थी। इन सब के बावजूद उन्होंने भारत माता की सेवा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए और देश को दुर्दशा से बचाने के लिए सबसे बड़ा काम किया। वो काम किया, वो राजनीति में आए। उन्होंने अपनी डायरी में राजनीति में आने के समय जो प्रार्थना की है, जो अपने संकल्प व्यक्त किए हैं, उन संकल्पों के अनुरूप उन्होंने जीवन जिया, और उन्हीं संकल्पों के अनुरूप प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन होना चाहिए। राजनीति त्याग के लिए है, राजनीति समर्पण के लिए है, राजनीति देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। देश को हम जितना तन मन जीवन दे सकें वही अच्छा है। लेने के लिए तो छीना झपटी मची हुई है, लूटपाट मची हुई है, और इस लूटपाट के बाजार से अलग हटकर राष्ट्र माता की सेवा, राष्ट्र देवता की आराधना करने वाले जो गिने चुने लोग हैं,
उन लोगों में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके अनुयायियों का नाम अग्रगण्य है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि हमारे लिए यह प्रेरणा का विषय है। अभी पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हैं, चुनी हुई हैं, पिछली बार भी चुनी गई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अन्य प्रांत के निवासियों के ऊपर बहुत कठोर अपशब्द कहे, उन्हें बाहरी बताया, बोहिरागतो ऐसा कहा, बाहर से आए हुए। लेकिन बंगाल की भूमि पर उत्पन्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आधे बंगाल को पाकिस्तान जाने से बचा लिया, आधे पंजाब को पाकिस्तान जाने से बचा लिया, और कश्मीर को, जो जे.एंड.के का जो भाग है, जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, लद्दाख है, हमारे साथ लगा हुआ है, इसको उन्होंने देश से टूटने के लिए बचा लिया। बंगाल की भूमि से जो संदेश बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के साथ दिया, जो संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया, जो संदेश श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिया, और जो संदेश नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनका स्मरण बारंबार करना, कविंद्र रविंद्र इत्यादि का स्मरण बारंबार करना न केवल बंग भूमि की उज्जवल परंपरा का स्मरण है, बल्कि भारत माता के सपूतों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण है। और उस बंगाल की भूमि से, उस बंगाल की धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश को एक करने का संदेश, और प्रांतीयता के स्थान पर राष्ट्रीयता, प्रांतीयता के स्थान पर प्रादेशिक चिंतनों के स्थान पर राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र ही प्रथम होना चाहिए, इस भावना को भरने का काम उन्होंने किया। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश में याद किए जाएंगे, याद किए जाते रहेंगे, और आने वाली शताब्दियों, सहस्त्राब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन और उनको प्रेरणा देते रहेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पोस्ट को उन्होंने छोड़ दिया। सुख सुविधापूर्ण अपने निजी जीवन को उन्होंने छोड़ दिया, और राजनीति में वे प्रथम सरकार में, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर, उनके दबाव पर केंद्र सरकार में मंत्री थे। और उस मंत्री के काल में, मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देखा कि जो सरकार की रीति नीति है यह देश के लिए अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको बाद में उन्होंने 18 अप्रैल 1950 को संसद के अंदर दिए हुए अपने भाषणों में भी विशेष रूप से रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान नीति, स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान बनने की भूमिका और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के साथ भारत सरकार की, भारत के और कर्णधारों की, भारत को चलाने वाले नेताओं की जो रीति नीति थी, उसको लेकर जो उन्होंने प्रश्न उठाए, और संसद में उन्होंने जो बयान दिया कि जिन समस्याओं के चलते 1947 में भारत का विभाजन हुआ और 1905 से 1947 तक अनेकों बार दंगे हुए, घटनाएं हुई, आपस में बहुत झमेले हुए, कत्लेआम हुए, नरसंहार हुए, खून से पूरे देश की धरती, बॉर्डर जो आजकल बन गया है, कृत्रिम बॉर्डर है, इसके इस पार और उस पार दोनों तरफ जो खून के छींटे से, जो खून के धब्बे से रंग रंजित, रक्त रंजित हो गई, उसी प्रकार की समस्या भविष्य में भी होने वाली है। उसी प्रकार की समस्या आज से 40-50 वर्ष बाद पुनः खड़ी हो जाएगी, और आज कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने देखा कि 2 लोगों ने, पता नहीं कहाँ से फंडिंग उनकी हो रही है, भारत सरकार और कई प्रदेशों में राष्ट्रवादियों की तथा कथित सरकारों के बावजूद, हालांकि वो पकड़े गए, ये स्वागत की बात है, लेकिन उनकी इतने दिनों से अनवरत फंडिंग हो रही थी, और देश के अंदर वे शत्रुता का ताना बाना बुन रहे थे, संजाल बुन रहे थे,
क्या लाभ हुआ उससे? जो समस्या 1947 में थी वो समस्या, उस समस्या का पुनरोदय पुनः विकराल रूप में हो गया है। उस समस्या ने फिर से सिर उठा लिया है। तो डॉक्टर मुखर्जी का जो संदेश था कि ये समस्या पुनः आ सकती है, वह समस्या न केवल पुनः आई है बल्कि बड़ी विकराल रूप में आई है। पूर्वोत्तर में, असम में और बहुत बंगाल में, असम में और बिहार के भी कुछ जिलों में बहुत युक्तिपूर्वक, योजनापूर्वक बांग्लादेशी और रोहिंग्या इत्यादि बस रहे हैं। दिल्ली में, जम्मू में, अन्य स्थानों में भी उनकी बड़ी संख्या है और एनसीआर में। और उनको वोट के जो सौदागर हैं, जो वोट के लालची लोग हैं, उनको उन्होंने राशन कार्ड, उनको आधार कार्ड, उनको पैन कार्ड, उनको सारे कार्ड मुहैया करा दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में केवल उनके थोक भाव में वोट लेने के लिए ऐसा किया गया और आज भी किया जा रहा है। अदूरदर्शी लोगों के द्वारा यह आज भी किया जा रहा है। और फिर थोड़े दिनों के बाद कई जगह स्थितियां बदल गई हैं। जहां कल तक सेकुलर लोग जीतते थे मुस्लिम वोटों से, आज वहां AIMIM के लोग, वैशी के लोग जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? कल तक उनको एक प्रॉक्सी मुस्लिम पार्टी थी, एक प्रच्छन्न मुस्लिम पार्टी थी। अब उनको हिंदू चेहरा, हिंदू नाम भी नहीं चाहिए, सीधे सीधे उनको मुस्लिम आइडेंटिटी चाहिए, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। और वो पार्टी भारत में सुलभ है। ज़रूरत जब पड़ती है तो सारे इस प्रकार के तत्व जो हैं वो अपने लीग में, अपने दल में, अपने झंडे के नीचे आ जाते हैं। और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वे रातों रात टोपी बदल कर, यही हुआ विभाजन के समय। जितने लोग मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो बॉर्डर के उस पार चले गए, और बाद में जब विभाजन हो गया, जो यहाँ बच गए, उन्होंने देखा कि अब हमें यहाँ रहना है, तो रातों रात केवल टोपी चेंज की। उस समय लॉयल्टी चेंज करने में और कुछ नहीं, केवल कैप, टोपी चेंज की, टोपी बदल दी। और टोपी बदलने के बाद क्या हुआ? वे रातों रात कांग्रेस की, उसकी टोपी और वो टोपी दोनों बराबर जैसी लगती थी, थोड़ा सा ही अंतर था, कांग्रेसी बन गए। अब परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में इस देश में 10-11 विभाजन की जो रूपरेखा है वो लगभग तैयार है। ये अवश्य है कि देश में राष्ट्रवादी लोग भी काफ़ी एकजुट हैं, इसमें शक नहीं है। दिन प्रतिदिन राष्ट्रवाद की जागृति हो रही है, यह भी संतोष का विषय है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस मंच को बनाकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनका वह मंच है भारतीय जनसंघ। वह जनसंघ बैनर के नीचे तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बैनर के नीचे तो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उस जनसंघ की विचारधारा से अनुप्राणित इस देश में लाखों करोड़ों लोग हैं और कहने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने देखा कुछ अखबारों में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के, उनके अध्यक्ष के और डॉक्टर मुखर्जी पर श्रद्धांजलि देते हुए वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, उनकी आर्टिकल छपी है। उसको पढ़ने के बाद बड़ा संतोष हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपने को जनसंघ से जोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों पर भी जनसंघ की और विशेषकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छाप होने की बात बताई है। यह अच्छी बात है, ऐसे सभी दलों में होना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी ने पूरे देश के लिए आत्मोत्सर्ग किया, तो आज पंजाब में, बंगाल में, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, सब जगह उनके बलिदान दिवस का कार्यक्रम सभी लोगों के द्वारा मनाया जाना चाहिए था। वे किसी एक दल के नेता नहीं थे, वे पूरे राष्ट्र के नेता थे। उनका योगदान जनसंघ को बढ़ाने के लिए नहीं था, उनका योगदान देश को बचाने के लिए था। और यही फ़र्क अन्य दल के नेताओं में और हमारे बीच में है। जिसने जनसंघ बनाया उसने केंद्र की सत्ता, केंद्रीय मंत्री पद को ठुकरा दिया, एक प्रकार से उसको लात मार दी। उन पर बहुत दबाव थे कि आप मंत्रिमंडल में कंटिन्यू कीजिए और कैबिनेट की बैठकों में पंडित नेहरू को जवाब दीजिए, सरकार के अंदर से उस पर प्रेशर बनाइए, प्रेशर डालिए, दबाव डालिए। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र के तकाजों को समझते हुए
और उसके हिसाब से उसकी मांग के अनुरूप सरकार के अंदर यदि मतभेद है तो हम बाहर आकर सरकार को सामने से प्रोटेस्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और न केवल विरोध करेंगे बल्कि हम उसको विकल्प के रूप में भी विषय सुझाएंगे। रीति नीति के आधार पर, संगठन के आधार पर और जमीनी स्तर पर एक विकल्प का निर्माण करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया। जनसंघ को आर्य समाज का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सनातन धर्म सभा का, बहुत लोगों का और बहुत से सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों का और पूरे अक्रॉस द नेशन, पंजाब से आए माने पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों का, जो सिंध के लोग आए थे उनका, जो तथाकथित पाकिस्तान बन जाने के बाद वहाँ से आए हुए शरणार्थियों का, वहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन मिला। और जनसंघ को पहले चुनाव में सीटें भले 3 मिली हैं लोकसभा में, लेकिन 3% मत पूरे देश में मिला। जनसंघ देश की मान्यता प्राप्त पार्टी की हैसियत को प्राप्त कर चुका था, एक मंच मिला। और संसद में आने के बाद कई दलों के 30 सदस्य जनसंघ के नेतृत्व में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए और उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता माना। तो वे औपचारिक तो नहीं लेकिन व्यावहारिक विपक्षी नेता के रूप में वो संसद में सक्रिय हो गए। उनके पीछे 30 सांसदों का बल था। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है। आज बहुत लोग आते हैं तो बहुत ये समझते हैं कि जनसंघ खाली है। खाली अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रहा था। तो वो कहते हैं कि इनको हटा दीजिए, हमको बना दीजिए। अरे भाई, आपके आए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए, आप बनने, हटाने और बनाने के चक्कर में क्यों पड़ गए? कुछ दिनों तक काम करके दिखाइए। यह त्यागियों, यह बलिदान करने वाले लोगों की पार्टी है। परिणाम क्या हुआ? अशोक मेहता जी, वो सोशलिस्ट थे, उन्होंने उनका पंडित नेहरू से मतभेद था और डॉक्टर मुखर्जी से प्रेम था। वे डॉक्टर मुखर्जी को एक प्रैक्टिकल और रिलायबल लीडर मानते थे। इनकी लीडरशिप में देश में एक बढ़िया विकल्प तैयार हो सकता है। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आप यदि हिंदू महासभा को अपने एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो संसद के अंदर बनी थी, उससे अलग कर देंगे तो हम उसमें आ जाएंगे। और अशोक मेहता के आने के बाद डॉक्टर मुखर्जी के उस घटक को, उस फैक्शन को इतनी संख्या मिल जाती सांसदों की, जिसके बल पर और वे मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता हो जाते। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता। चूँकि कैबिनेट मंत्री की सुख सुविधा को उन्होंने ठुकरा दिया था, इसलिए कि जो समस्या आज है यह अगले 40-50 वर्षों में फिर से सिर न उठाए, देश की सुरक्षा हो और देश की राजनीति को, देश के समाज को एक दिशा दी जा सके, इसके लिए उन्होंने ठुकराया। और फिर वही ऑफ़र, फिर वही लालच, और उस लालच के कारण यदि वे हिंदू महासभा को अलग कर देते अपने गुट से तो मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बन जाते। लेकिन उन्होंने अशोक मेहता जी से सीधे सीधे 2 टूक शब्दों में कहा कि आपका हमारे अंदर विश्वास है, यह बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हम किसी को इसके लिए नहीं हटा सकते कि कोई और सदस्य उसके कारण बिदक रहा है। नए लोगों को लाने के लिए अपने पुराने विश्वसनीय और परिचित और परीक्षित लोगों को, टेस्टेड और ट्रस्टेड लोगों को हम हटा नहीं सकते। ये बहुत ऊंची बात है और सिद्धांत के धरातल पर राजनीति में यही होना चाहिए। यहाँ तो रातों रात घात प्रतिघात हो जा रहा है। घात प्रतिघात और लूटपाट का नाम राजनीति हो गया है। जो लोग कहते हैं कि समाज सेवी, हमने देखा क्या क्या चलन बन गई। जितने क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर हैं और किसी दल में नहीं है, यदि किसी दल में हैं तो उसके नेता के रूप में वे जाने जाते हैं, और किसी दल में नहीं है तो वे समाज सेवी कहलाते हैं। जब क्रिमिनल समाज सेवी के रूप में जाने जाएंगे और राजनेता अपराधी व्यापारी गठजोड़ के रूप में परिचित होंगे, प्रदर्शित होंगे, प्रचलित होंगे, तो देश का भविष्य कैसा होगा? देश में योग्य सुयोग्य लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आवश्यक है कि वे अपनी रोटी की व्यवस्था करें,
लेकिन देश को चंद बदमाशों के हवाले छोड़ नहीं सकते और देश को चंद अवसरवादी सत्ता लोलुप अदूरदर्शी लोगों के हवाले नहीं छोड़ सकते। इस देश को, इसकी संस्कृति को, इसकी भूमि को बचाने के लिए बीच बीच में भगवान को अवतार लेना पड़ता है, देवताओं को अवतार लेना पड़ता है और इस देश को हम बदमाशों के, हम अदूरदर्शी लोगों के, हम लंपटों के हवाले छोड़ देंगे, फिर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। यही कारण है कि डॉक्टर मुखर्जी असमय अकाल काल कबलित हो गए, लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए अधिष्ठान भी उनका जयघोष मुक्त कंठ से कर रहे हैं और विपक्ष का भी कोई व्यक्ति, किसी की मजाल नहीं है कि डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर, उनके त्याग पर, उनकी तपस्या पर, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा दे। ये उनका सर्वोच्च जो योगदान है भारतीय राजनीति में, यह विचार से परे हटकर आने वाली पीढ़ियों को और आने वाली नेताओं को प्रशिक्षित और प्रेरित करता रहेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जिसने जनसंघ बनाया उसने मंत्री पद को लात मार दी और आज मंत्री पद के लिए, सत्ता में आने के लिए लोग क्या करते हैं? सिद्धांतों को लात मारते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। सिद्धांतों को ठुकराने की आवश्यकता नहीं, सिद्धांतों को रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, जनसंघ उनका पहला और अंतिम जीवित स्मारक है, आज भी जीवित है। जनसंघ बनाने में जिन्होंने उनका सबसे अधिक सहयोग किया, जिन्होंने उसके पहले मैनिफेस्टो को ड्राफ्ट किया, लिखा और कदम से कदम मिलाकर उनकी आज्ञाओं का पालन किया, उनके रुख के अनुसार जनसंघ का विकास किया, उन महापुरुषों में दो लोगों का नाम मान्यतम है, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और दीनदयाल जी असमय ही नहीं रहे, दुर्भाग्यवश जनसंघ पर वो दूसरा कुठाराघात था, लेकिन बलराज मधोक जी ने जीवन पर्यंत डॉक्टर मुखर्जी के जीवित स्मारक जनसंघ को, जनसंघ नाम, जनसंघ का झंडा, जनसंघ की विचारधारा, जनसंघ का संविधान और जनसंघ की 1952 वाली परंपरा, 1951 वाली अक्षुण्ण परंपरा, उसको जीवित रखा और वह भार इस समय हमारे लोगों के कंधों पर है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे महामंत्री गुरखा जी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। श्री राकेश गुरखा जी बैठे हुए हैं, श्री अंजनी जी हैं, श्री जगदीश शास्त्री जी हैं, श्री अनिल शर्मा भारद्वाज जी हैं। जब मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व आया, उस समय मैंने घोषणा की थी कि देश के 20 से 25 लोकसभा क्षेत्रों को चुनकर और हम काम शुरू करेंगे। आज देश के 20 से 25 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे साथी सक्रिय हैं, यह संतोष का विषय है। देश के चारों महानगरों में, देश की राजधानी दिल्ली में हमारे लोग सक्रिय हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमारे लोग सक्रिय हैं। दिल्ली का हमने नाम लिया तो देश कुमार कौशिक जी भी दिखने लगे। देश और देश कुमार कौशिक जी पर्याय हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। ऐसे ऐसे हमारे पास हर प्रांतों में बड़े समर्पित और विश्वसनीय भारत माता के सपूत योद्धा के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है, अभिनंदन है। देश की राजधानी दिल्ली में हम हैं, हमारी उपस्थिति दूसरे लोगों के द्वारा भी अनुभव की जा रही है। आवर प्रेजेंस इज फेल्ट बाय अदर्स। और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हमारे लोग सक्रिय हैं। इसी प्रकार दक्षिण का जो हमारा महानगर है चेन्नई, वहाँ भी हमारे लोग सक्रिय हैं। संगू कृष्णन जी के नेतृत्व में वहाँ काम चल रहा है। इसके बाद कोलकाता जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ भी हमारे लोग सक्रिय हैं, वहाँ काफ़ी लोग हैं और वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चारों महानगरों में हमारी ज़मीन है। इसके बाद अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, तिरुपति, आंध्र और लखनऊ, चंडीगढ़, उधमपुर, जम्मू, ऐसे तमाम, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, सतना, कटनी, भोपाल, ऐसे तमाम देश के लगभग प्रांतों में हमारी पहुंच निरंतर बढ़ रही है। रायपुर, छत्तीसगढ़, वहाँ भी हमारे लोग सक्रिय हैं। तो यह एक संतोष का विषय है कि जिस दीप को दीपस्तंभ के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने जलाया था, वह सत्ता की अंधड़ में भी
और तमाम आंधियों में, तमाम अराजक तत्वों के उपद्रवों में भी वह दीप जल रहा है, उसका प्रकाश दिनानुदिन फैल रहा है। बाहर जितना ही निबिड़, जितना ही घनघोर अंधकार फैल रहा है, उसमें हमारे दीपक की लौ का उज्जवल पक्ष उतना ही ज़्यादा चित्रित हो रहा है। उसे लोग देख रहे हैं, उसकी नोटिस ले रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनका बनाया संगठन भारतीय जनसंघ ज्यों की त्यों चलता रहे, मजबूत रहे। और मैं निवेदन कर रहा था कि 20 से 25 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे लोग सक्रिय हो गए हैं। अब आज इस ऐतिहासिक दिवस पर, समर्पण दिवस पर, संकल्प दिवस पर मैं अपने मित्रों के परामर्श के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि अब हम लोग 60 लोकसभा क्षेत्रों का लक्ष्य लेकर चलें। कम से कम जिस तेज़ी से धर्मांतरण कराने वाले बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से अराजक तत्व बढ़ रहे हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी के नाम पर बढ़ रहे हों, चाहे जिस नाम पर बढ़ रहे हों, जिस तेज़ी से सत्ता लोलुप तत्वों का गठबंधन हो रहा है, उसी तेज़ी से जनसंघ और जनसंघ का जो संदेश है राष्ट्र के लिए समर्पण, यह भी बढ़ना चाहिए। और इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग देश के 60 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित करें और 300 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित करें। निरंतर हमारे साथ हमारे लोग बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। लगभग सभी प्रांतों में हमारे साथी सक्रिय हैं। अब 60 लोकसभा क्षेत्रों में हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे और यह सही है। दूसरे राजनीतिक दल के लोगों से जब पूछा जाता है कि आपने सत्ता के लिए ऐसा क्यों किया, आपका सारा खेल सत्ता के इर्द गिर्द ही क्यों चल रहा है, तो वो कहते हैं कि साहब हम एनजीओ नहीं हैं, हम सेवा करने वाले दल नहीं हैं। तो फिर कौन है? कहा हम सत्ता के लिए लड़ने वाले राजनीतिक दल हैं। तो निश्चित रूप से जनसंघ भी एनजीओ नहीं है, जनसंघ राजनीतिक दल है। लेकिन जनसंघ की राजनीति में केवल राज के लिए आपाधापी नहीं है, केवल राज के लिए भाग दौड़ नहीं है, बल्कि नीति की प्रधानता है। नीति प्रधान, सिद्धांत प्रधान राज्य के लिए और सत्ता के लिए, जिस सत्ता से, जिस साधन से इस देश का उत्कर्ष हो, प्रत्येक प्राणी यहाँ स्वस्थ, सुखी, शतायु, सानंद जीवन व्यतीत करें, इस ध्येय के साथ हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारे सैनिकों का बलिदान, हमारे सैनिकों का उत्कर्ष व्यर्थ न जाए, उनका उत्सर्ग व्यर्थ न जाए, उनका समर्पण व्यर्थ न जाए, और भारत माता को इतना सबल बनाकर, इतने परम वैभव पर पहुंचाकर हम पूरे विश्व के उत्कर्ष का, पूरे विश्व के आनंद का मार्ग प्रशस्त करें। इसके लिए हमें सत्ता में आना है। सत्ता और संसद में निश्चित रूप से हमें भी आना है। हम बाहर नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन कैसे आएंगे? सिद्धांतों के बल पर आएंगे। जो लोकतंत्र आज बाहुबल से चल रहा है, धन बल से चल रहा है, भावनाओं को भड़काकर जाति बल, प्रांतीयता का बल, क्षेत्रीयता का बल, अराजकता के बल से चल रहा है, इस लोकतंत्र की पूर्णतः शुद्धि करना हमारा लक्ष्य है। और इस लोकतंत्र को विचारों के बल पर चलाना है। इस लोकतंत्र को राष्ट्रीयता के बल पर चलाना है। इस देश में राजनीति उस दिन हमारी उपयोगिता सार्थक होगी और उस दिन हमारे योगदान को चिन्हित किया जाएगा, जिस दिन प्रत्येक चुनाव में राष्ट्र पहले आएगा। अभी राष्ट्र पहले नहीं आ रहा है। यदि राष्ट्र पहले आता तो हम सड़क पर संघर्ष नहीं कर रहे होते। हमारा इतिहास है राष्ट्र के लिए बलिदान देने में, लेकिन हम जनता से भी और जनता के नुमाइंदों से भी दूर हैं। इसका मतलब क्या है? राष्ट्र प्रथम की अवधारणा अभी नहीं है। जिस दिन जनसंघ संसद में होगा और देश की तमाम विधानसभाओं में जनसंघ के प्रतिनिधि होंगे, स्वाभाविक है कि हमारे सिद्धांत को, हमारी विचारधारा को, हमारे विचार को प्रचारित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, डट कर उसको प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रखने के लिए जो सबसे सशक्त मंच है वो है संसद, वो है विधानसभाएं। वहाँ हमारा रहना आवश्यक है। इसलिए हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। संघर्ष का हमारा इतिहास है, हम संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी दशा में कानून वहाँ बनते हैं, देश के हित अनहित के विषय वहाँ तय होते हैं। वहाँ पर हम हित अहित के विषयों को तय होते समय, वहाँ कानून बनाते समय, वहाँ हमारी उपस्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है। वहाँ हम अपना विचार रखेंगे, वहाँ हम गलत का विरोध कर सकेंगे और सही का प्रोत्साहन कर सकेंगे। इसलिए संसद और विधानसभाओं में जनसंघ को पहुँचाना
या जनसंघ के माध्यम से पहुंचना हमारे कार्यकर्ताओं का आज के तारीख में पहला संकल्प होना चाहिए। आने वाली कई विधानसभाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, चुनाव चल रहे हैं, पूरा देश चुनाव के मोड में है, उसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और वे सक्रिय होकर और इस विषय में चिंतन कर रहे हैं। सभी स्थानों में पहले चुनाव में जिस तरह से राजस्थान में, बंगाल में जनसंघ को 10 से अधिक सीटें मिल गई थी, 10-10 से अधिक, और उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिली थी, मध्य भारत में 4 सीटें मिली थी, बिहार में राम राज्य परिषद को 1 सीट मिली थी। तो ऐसे धीरे धीरे उसी प्रकार से संसद और विधानसभाओं में हमारा प्रवेश शुरू हो और हम डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल जी, बलराज जी के उद्देश्यों, उनके सपनों के अनुरूप भारत के निर्माण में अपना वैचारिक, शारीरिक और अन्य प्रकारों से अपना योगदान कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि जनसंघ को अधिकाधिक सशक्त बनाया जाए। सभी लोग एक एक लोकसभा, एक एक विधानसभा को चुन लें और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वे 3-3 को चुनें, 3-3 में कार्य हो, जमीनी कार्य हो, और इस दृष्टि से 60 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 10 लोकसभा क्षेत्रों में निरंतर मैं सक्रिय हूँ, 1 में लड़ता रहा, 4 में लड़ाया। आज की तारीख में, पहले भी हमारी पहुँच 10 तक थी, आज भी हमने 10 को और बहुत बढ़िया से ध्यान में रखा है। उन 10 में हमारा काम चल रहा है। पिछले दिनों स्वदेशी जागरण मंच के लिए कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि आप आ जाइए, वहाँ जनसंघ के नाते हमको बैठाया गया, ये ऑनलाइन मीटिंग ही थी। उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीन के लिए एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, सबको इसकी अवेलेबिलिटी हो, सबको उपलब्धता हो, आप भी कुछ कीजिए। उसमें तमाम बड़े बड़े संगठन थे, उन्होंने भी किया, हमने भी किया। तो हमने जहाँ करना है किया, करना चाहिए। 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम सक्रिय हैं। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यदि 3-3 लोकसभा क्षेत्रों को चुन लें और जो नए साथी हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, वे यदि लोकसभा में सक्रिय न रहें तो विधानसभा को ही चुनकर काम शुरू करें, तो उसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ेगा। कल की पार्टियां सत्ता में आ गईं, सत्ता में आईं और गईं, ऐसा कई दलों के साथ हुआ, लेकिन जनसंघ सत्ता में आया नहीं आया, गया नहीं गया, संसद में है नहीं है, लेकिन इसका नाम अमर है, अमिट है। 300 से अधिक लोकसभा में सीट पाने वाली सत्ताधारी पार्टी को भी बार बार अपने को जनसंघ से आइडेंटिफाई, अपने को परिचित कराना पड़ रहा है। यह जनसंघ की प्रासंगिकता, इसकी महत्ता और इसकी उपादेयता है, और इस विषय को जानकर हमें अपने को समझने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज के दिन ये 2-4 शब्द रखे आप लोगों के चिंतन के लिए। जो समस्याएं 1940 में शुरू हो गई थी, 1930 में शुरू हो गई थी, वो समस्याएं विकराल मुँह बाकर सुरसा की तरह डबल ट्रिपल कई गुना अधिक बढ़कर वो आज हमारे सामने फिर खड़ी हैं। वहाँ देखने की आवश्यकता है, और उसके लिए इस देश के, इस राष्ट्र के और मूल लोगों का बहुत बड़ा संगठन दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम चारों ओर करना है, ताकि किसी अराजक, राष्ट्रीय समाज विरोधी, देश विरोधी तत्व की दाल न गल सके। और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को सार्थक करने के लिए हमें भारत माता को एक संगठन का कवच प्रदान करना है। संयोग से कल भारत सरकार की बैठक होने वाली है कश्मीर को लेकर, कई प्रकार की बातें वहाँ हुई हैं, मैं उधर नहीं जाता, लेकिन जो गुपकार अलायंस है उसके साथ भारत सरकार उम्मीद है कि डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद कराएगी और महाराजा हरि सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग, बलिदान और बलराज मधोक जी के वहाँ वो की गई व्यूह रचना को ध्यान में रखते हुए कल कश्मीरी नेताओं से बातचीत करेगी और उसके अनुसार इस देश की एकता, अखंडता को और सभी प्रांतों के साथ समरसता को, कश्मीर के साथ भी समरसता, एक रसता को निरूपित करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।